क्योंकि एल्विश काफ़ी ज़्यादा कैमरा के सामने आते हैं, तो उनका यही दिक्कत था कि माथा बड़ा लगता है। मोस्ट पेशेंट्स सबका यही है कि कैमरा के एंगल में फ़ॉरहेड काफ़ी बड़ा दिखता है। जी, मिका सर के बाल काफ़ी उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को स्टाइल करके रखते हैं, तो उनका दिखता नहीं। उनको गंजापन बहुत ज़्यादा था भी नहीं, बहुत ही थोड़ा ही था, तो हमने उसी पे काम किया। बट अगर एक कोई जगह खाली हो गया है, जहाँ पे पहले बाल थे, अभी वो खाली हो गया है। गंजापन। हाँ जी, गंजापन जिसको कहते हैं, चिकना हो गया है वो जगह बिल्कुल, तब हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इनफैक्ट हम मज़ाक भी करते हैं कि शाहरुख खान के बाल क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो शाहरुख खान जैसे बाल हो जाएँगे, बट नहीं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट डोनर तो स्कैल्प है, जो हमारी पीछे का हिस्सा है। अदर बॉडी एरियाज़ लाइक चेस्ट, बैक, आर्मपिट्स, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो जिस जगह पे हमको काम करना है, वो एरिया को पूरा एनेस्थीसिया किया जाता है। जहाँ से बाल निकालने हैं, वहाँ पे भी एनेस्थीसिया किया जाता है और फिर वो ग्राफ्ट्स वहाँ से निकालते हैं और यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है। हाँ जी, बहुत माइनर ब्लीडिंग होती है, करीबन आई वुड से 10 से 15 ml के बीच में, जो कि बहुत ना के बराबर है। एक बार हेड वॉश हो गया, जो भी छोटी-छोटी पपड़ी थी, वो सारी निकल गई। उसके बाद ऐसा लगने लगेगा कि आपने एक बहुत ही छोटे हेयर स्टाइल करा लिया ना, क्रू कट जिसको बोलते हैं, मिलिट्री कट जिसको कराते हैं, वैसा लगेगा 7-10 दिन में। जड़ तो अंदर चली जाएगी, पर वो क्या करेगी, ऊपर का जो बाल है वो उसको गिरा देगी और रूट सोने चली जाएगी। तो फिर वो नए बाल तभी हाँ, तब आएंगे। फिर वो नया बाल निकालेंगे। तो पहले 1 महीने, 4 महीने तक ये सब चलता रहता है। ऐसा लगता है कि भाई कहाँ गए बाल मेरे? ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। बट दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये उसी का एक पार्ट है। फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, उसमें क्या होता था, स्किन का एक स्ट्रिप काट के निकालते थे पीछे से। स्किन का? हाँ जी, स्किन का पूरा एक स्ट्रिप जिसमें हमारे जड़ें होते हैं, उसको पूरा निकाल के बाहर रखते हैं। बाकी जो एरिया है उसको फिर सूचर कर दिया जाता था। अब इस स्ट्रिप में जो बाल हैं उनको काटा जाता था, डबल, सिंगल, जिस तरीके से ग्राफ्ट्स होते हैं उसी तरीके से काटा जाता था, पतले किया जाता था, उसके बाद इम्प्लांट किया जाता था। और आप पूरी तरीके से गंजे नहीं हो, आपका सिर्फ सामने का थोड़ा हिस्सा गया है, तो ट्रांसप्लांट आपने सिर्फ सामने किया, ये बाल तो लंबा चल जाएंगे जैसे हमने कहा, पर पीछे के बाल ताकि और पतले ना हो तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। ऑनियन लगाना अच्छा नहीं है, नींबू लगाना अच्छा नहीं है, वो इरिटेट कर सकता है स्कैल्प को, तो ये सब ना करें। और क्या करें फिर? आप सिंपल शैम्पू के बाद आप बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा चाहते हो तो कभी दही लगा सकते हो, बट दैट ऑल्सो आपको शैम्पू बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। मेरी तो ज़्यादा शेडिंग हो गई, मेरी तो बहुत कम शेडिंग हो गई, मेरे बाल एकदम खाली हो गए, क्या हो गया? तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी शेडिंग जितनी हो, जितनी कम हो, जितनी ज़्यादा हो, पहले हो, लेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड रिज़ल्ट पे। सो ये बहुत वेरिएबल है हर एक पेशेंट का, तो लोग कभी-कभी डर जाते हैं वो पहले चाहते हैं। एल्विश यादव, अरुण गोविल, बोनी कपूर, मीका सिंह, आपको पता है कि इन सारे सेलिब्रिटीज में क्या कॉमन है? इन सभी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज हैं जो आजकल हेयर ट्रांसप्लांट करवा भी रहे हैं। एक स्टडी की माने तो इंडिया में 50% मेन जो है वो 30s क्रॉस करते करते बहुत ही ज्यादा हेयर लॉस के शिकार होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें बहुत ऐसे इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगती है। तो ऐसे में उन सभी के लिए हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑप्शन बन के उभरा है जो आज के समय में लोग बहुत ही ज़्यादा इसे चूज़ कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं। लेकिन इसे लेकर तमाम मिथ्स हैं सोसाइटी में, खास करके कि हेयर ट्रांसप्लांट हर कोई नहीं करवा सकता, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद कुछ चीज़ें खराब हो जाएंगी, कौन लोग करा सकते हैं, कौन नहीं करा सकते, पूरा इसका प्रोसेस क्या है, कितनी इसकी कॉस्टिंग आती है, इसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी क्या बाल झड़ते हैं या फिर क्या ऐसी चीजें होती हैं। तो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के चर्चा सेशन में हम हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ही हर एक डिटेल जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर प्रियदर्शनी दास, जो कि सीनियर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है यूजेनिक हेयर साइंसेज में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने इतने सारे जब सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं तो आई एम श्योर कि इन सबसे आपका कोऑर्डिनेशन हुआ होगा। तो सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं, यही बताइए कि ये सारे सेलिब्रिटीज जब आपके पास आकर के हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो इनका मेजर कुछ कंसर्न क्या होता है? कि उनके हेयर लॉस ज्यादा होने लगते हैं या फिर आगे के बाल गिरने लगते हैं? थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करिए। जैसे हम अगर एल्विश की बात करें तो
एल्विश जी, यादव सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस है, जी, वो सब लोग उन्हें मोस्टली जानते ही पसंद भी हैं। करते तो हैं। उनको क्या मेजर इश्यूज फेस करने पड़े थे हेयर लॉस से रिलेटेड? आई थिंक क्योंकि एल्विश काफ़ी ज़्यादा कैमरा के सामने आते हैं, तो हम्म। उनका यही दिक्कत था कि माथा बड़ा लगता है। मोस्ट ओके। पेशेंट्स सबका यही है कि कैमरा के एंगल में फ़ॉरहेड काफ़ी बड़ा दिखता है। ओवरऑल बॉडी भी थोड़ी सी वैसी एग्ज़ैक्टली, बड़ी हाँ जी, लगती है, बिल्कुल। हाँ। तो इसीलिए अगर फ़ॉरहेड का एरिया थोड़ा छोटा दिखता है, हम्म, तो द लुक और खूबसूरत बन के बाहर आता है। तो आई बिल्कुल। थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न हम्म। जहाँ पे जिसलिए लोग आते हैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए। ओके। बोनी कपूर भी आए हैं आपके पास, उनकी एज इस वक्त मतलब ऑलमोस्ट वो 60-70s के जी, तो होंगे ही। जी। तो इस एज में भी वो हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो क्या इस उम्र में भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना सेफ है? बिल्कुल, आप किसी भी ऐज में रहें, अगर आपके पास डोनर अच्छा है और हम्म, आपके डॉक्टर को लगता है कि ये सही वक़्त है हम्म। ट्रांसप्लांट कराने का, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ओके। रामायण घर में जो कैरेक्टर प्ले किया था श्री राम का अरुण गोविल जी ने, तो जी। उन्होंने भी आपके पास आकर के हेयर ट्रांसप्लांट कराया जी, है। जी, जी, तो जी। उनके बारे में बताइए कि क्या उनका मेजर इश्यूज वगैरह थे हेयर से रिलेटेड? क्योंकि उनके बाल काफ़ी अच्छे थे, अगर आप पुराने हाँ, हाँ। देखेंगे तो उनके बहुत खूबसूरत बाल थे। तो वक़्त के साथ जैसे बाल पतले होने लग गए, तो हेयर फिर थिनिंग। इवन उनको लगा कि अब तो क्या ही हो सकता है। हम्म। सो फिर वो आए, मिले हमसे एंड देन ही फेल्ट कि दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये चेंज हो सकता हो है। हम सकता लोग है। उसके तरफ जैसे पहला था उसकी तरफ जा सकते हैं, तो क्यों ओके, नहीं? परफेक्ट। और जो सबसे फेमस सिंगर है मीका सिंह, जिसके बारे में आई नो सभी जानते ही हैं, उनमें क्या इश्यूज थे? क्योंकि हम उनको जब स्क्रीन पर देखते हैं तो उनके जी। बाल तो एकदम सही लगते हैं। जी, मीका सर के बाल काफ़ी उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को स्टाइल करके रखते हैं, तो हम्म। उनका दिखता नहीं। उनको गंजापन बहुत ज़्यादा था भी नहीं, बहुत ही ओके, थोड़ा ही था, ठीक है। तो हमने उसी पे काम किया था। आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन के भी जो है हेयर जी, ट्रांसप्लांट किए हैं, जी। तो उनमें क्या इश्यूज? क्योंकि स्पोर्ट्स में आई नो बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग, यस। पसीना होता होगा, फिर वो जितनी जगहों पर जा करके खेलते हैं तो डस्ट वगैरह हुँ। होगा। तो इन सभी से आई एम श्योर हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो होती होंगी। तो उनके क्या क्या मेजर इश्यूज थे, जिनके हम नाम लेना चाहेंगे? मोस्ट ऑफ देम आई थिंक जो भी क्रिकेटर्स रह चुके हैं, जो पहले खेलते थे या अभी भी खेल रहे हैं, जितने भी मोहम्मद क्रिकेटर्स शमी, हैं। मोहम्मद जी, अजहरुद्दीन, हाँ। अज़हरुद्दीन जी, रवि शास्त्री जी। हम्म। तो उनके अगेन बाल एक ऐसी चीज़ थी जो कुछ नहीं कर पाए, उसमें डिसिप्लिन खुद नहीं ला पाए। अच्छा। बाकी एज़ अ पर्सन दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड बिकॉज़ ऑफ द स्पोर्ट्स। हम्म। बट बालों को क्योंकि वो लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए और बाल साथ में चलते गए, गिरते गए, तो दैट हम्म। इज़ व्हाई आई थिंक हेयर ट्रांसप्लांट वाज़ अ वेरी गुड ऑप्शन उनके लिए कि ओके। भई बाल पहले के जैसे फिर से दोबारा हो जाएँ। वाओ! परफेक्ट। तो हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर के ना बहुत सारे मिथ्स भी है, खास करके जी। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम चीज़ें सर्कुलेट होती रहती हैं, जिसे लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। आप हमें यही बताइए सबसे पहले शुरुआत से कि हेयर ट्रांसप्लांट कौन से लोग करा सकते हैं और कौन से लोग नहीं करा सकते हैं? जी। जभी भी कोई हमारे पास आता है पहली हुँ, बार, पहला उनका जो कंप्लेन होता है कि बाल झड़ रहे हैं हुँ, या बाल पतले हो गए हैं या खाली हो गया है, हुँ, तो इन तीनों में अलग-अलग चीज़ें होती हैं। अगर किसी के बाल बस पतले हो रहे हैं या हुँ, फिर बाल सिर्फ़ झड़ रहे हैं, तो दवाई से ही काम हो जाता है। ठीक है। बट अगर एक कोई जगह खाली हो गया है, जहाँ पे पहले बाल थे अभी वो खाली हो गया है, गंजापन। हाँ जी, गंजापन जिसको कहते हैं, हुँ। चिकना हो गया है वो जगह बिल्कुल, तब हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ओके। तो ऐसे में लड़कों में और लड़कियों में ये प्रॉब्लम अलग तरीके से दिखाई देती है। जैसे जी, लड़कों में हेयर लाइन जो है वो पीछे जाने लगती हैं। लड़कियों के साथ ये रहता है कि गंजापन तो नहीं नहीं होता आता है है, उनमें, लेकिन बाल बहुत ज़्यादा पतले हो पतले जाते हैं हो और गिरने जाते हैं। लगते हैं। जी। तो लड़कों में और लड़कियों में हेयर ट्रांसप्लांट की नीड कब हो जाती है फिर? महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट की नीड बहुत कम होती है। हुँ। अगर मर्दों के कंपैरिज़न में। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर एंड्रोजन के वजह से किसी महिला के भी बाल पतले हो रहे हैं, जैसे कि आदमियों में होता है, हुँ, हुँ। तो वो एक स्टेज तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे अगर दवाइयाँ नहीं काम करें, तो उनमें भी थोड़ा ट्रांसप्लांट हो सकता है। हेयर लाइन में थोड़े बाल लग सकते हैं, जिससे वो लंबा करके कैमोफ्लेज कर सकें अच्छे से। ठीक है। बट ज़्यादातर महिलाओं में सिर्फ़ दवाई, बहुत अच्छा डाइट से जो हेयर फॉल है, आप उनको बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं। वाओ! और फिर लड़कों में? लड़कों में तो डेफ़िनेटली ट्रांसप्लांट इज़ द लास्ट ऑप्शन, बट हाँ। हाँ, दवाइयों से भी हेयर ट्रांसप्लांट को डिले किया जा सकता है। बहुत सारी जगह पे जहाँ बाल पतले हो गए हैं, वो हुँ, बस हुँ। दवाई से भी ठीक हो सकती है। ओके। तो जैसे लड़कों में ही सबसे ज़्यादा ये कंसर्न रहता है कि आजकल वो लोग बात भी करते हैं कि ठीक है झड़ रहे हैं, हम हेयर ट्रांसप्लांट करा लेंगे। लेकिन जी। कोई एक वो स्टेज होगी कि यहाँ तक झड़ रहे बाल तभी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, वरना इस स्टेज को भी क्रॉस कर गए तो हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता है। फ़ॉर्च्युनेटली ऐसा है कि जो डोनर एरिया है, जो हुँ। हमारे पीछे के बाल होते हैं, ये पूरी तरीके से जाते नहीं हैं। जैसे कि हमारे ये बाल खाली हो हाँ। जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं,
ये पूरी तरीके से जाते नहीं रहते हैं। हैं ये। तो हमेशा डोनर एरिया अगर बचा हुआ है स्कैल्प का, हम कभी कभी दाढ़ी के बाल भी लगाते हैं, ओके। तो स्कैल्प और बियर्ड दोनों हम्म, मिला के बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो आपके ऊपर के बाल भले ही खाली हो गए, डोनर हम्म, एरिया अगर बचा है, आप सही जगह चले जाओगे, डेफिनेटली ट्रांसप्लांट इज पॉसिबल। ठीक है। क्या सिम्टम्स देख के हमके समझ जाना चाहिए कि हाँ, अब बालों को हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है? जी, जब एकदम एक जगह खाली हो गया, या हम लोग बोलते हैं 70 से 80% एक जगह खाली हो चुका है, हुँ, तब ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। अगर सिर्फ पतले हैं तो बिल्कुल दवाई करनी चाहिए। बट ये चीज़ समझने के लिए कि क्या आप कौन से स्टेज में अभी है, आपको हुँ। क्या चीज़ मदद करेगी, ये एक डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए और राय चाहिए। लीजिए। बिल्कुल। हमारे पास कुछ सवालों की लिस्ट है, आप प्लीज़ उनको क्लैरिफ़ाई करके जी। बताइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक दिन में 100 बाल गिर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉर्मल। 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तब आपको थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत है और मेबी ये एक इशारा है कि हाँ, शायद अब बालों को हेयर ट्रांसप्लांट की नीड है। जी। सच्चाई है इस बात में? जी, बिल्कुल। करीबन 70 से 100 बाल अगर आपके दिन भर में गिर रहे हुँ, हैं, हुँ। और ये आपका कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा है, करीबन कुछ फ़ेज़ेज़ में हो रहा है, फिर रिकवर हो जा रहा है, हुँ। तो ये तो नॉर्मल हेयर फॉल है। एक 20% करीबन बाल हमारे हमेशा वो फॉल फ़ेज़ में या शेडिंग फ़ेज़ में रहते हैं, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है। वो बाल जो झड़ रहे हैं आपके, वो बाल वापस भी आ आ जाएँगे, जाएँगे। आप बस अपनी डाइट पे ध्यान दें। ठीक है। पर एरिया अगर खाली होता जा रहा है, हुँ। खत्म होता जा रहा है, दोनों बालों के बीच में काफ़ी जगह आ गई है, तब ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अगर पिलो पर या बेडशीट पर या जहाँ भी बैठ रहे हैं, वहाँ हर जगह बाल हमें नज़र आ रहे हैं हमारे हाँ। गिरे हुए, तो क्या ये एक अलार्मिंग साइन है? अलार्मिंग साइन तो मैं नहीं कहूँगी, पर ऐसा कई बार होता है बहुत सारे अलग चीज़ों की वजह से, डैंड्रफ की वजह से कभी-कभी हुँ। बाल ज़्यादा झड़ने लग सकते हैं। कभी हम स्ट्रेस हैं, हमारी तबीयत खराब हो गई, हाँ। इन सब वजह से भी हेयर फॉल ज़्यादा दिख सकता है। पर ज़रूरी नहीं है कि बस क्योंकि हेयर फॉल इतना ज़्यादा दिख रहा है, अभी हुँ। ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली ऑप्शन। ओके। नो, दवाई, डाइट से भी काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हेयर फॉल होने लगता है, जी, जैसे स्टेरॉइड्स की मेडिकेशंस हो जी। गई या तमाम तरह की। हुँ। तो वो जो बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट की नीड होती है या वो फिर जी, ठीक हो बिल्कुल नहीं। जाते हैं? जैसे दवाइयाँ बंद हो चुकी है हुँ। और आप सही पोषण देना शुरू कर देंगे बॉडी में, सारे वो बाल रिकवर हो सकते हैं। उसमें ओके। ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। तो जैसे लड़के ही हैं अगर मोस्टली क्योंकि वही हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, तो अगर उन्हें समझना हो कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाना है, तो सबसे पहले आप लोग किसी भी पेशेंट में क्या इवैल्यूएट करते हैं? कि हाँ, उसको काउंसलिंग करके बताते हैं कि आपको नीड है भी कि नहीं है? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट जभी भी हमारे पास आते हैं, तो वो इस तरीके से आते हैं कि भई अच्छा हो जाए। सो ये हाँ, बहुत मुझे ज़रूरी मेरे है। बाल वापस चाहिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो हम हमेशा इस तरीके से कोशिश करते हैं कि पहले प्रॉब्लम समझें हुँ, उनकी, एग्ज़ामिनेशन करने के बाद, स्कैल्प को अच्छे से देखने के बाद सही राय में कभी दवाई भी हो सकता है, कभी हुँ। ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि शायद दवाई से भी ना अच्छा हो, ट्रांसप्लांट करने के लिए भी इनफ डोनर नहीं बचा है उनके पास। तो ये अच्छा। बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे काउंसलिंग के बाद पेशेंट को उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शंस है, हुँ, हुँ। वो समझाया जाए। इट इज़ कॉस्मेटिक थिंग बिल्कुल, पर फिर भी जितना मेंटल स्ट्रेस देता है हुँ। आजकल ये चीज़, तो बहुत ज़रूरी है एज़ अ डॉक्टर हम लोग बहुत अच्छे से पेशेंट को समझ पाएँ। बिल्कुल। अच्छा आपके पास ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस एकदम रहती है कि हमें तो शाहरुख खान जैसे बाल चाहिए या ये इस हीरो जैसे फ़ोटोज़-वोटोज़ लेके आते हैं कि जी। हमें ऐसे बाल दे दो, कर जी। दो हमारे ऐसे बाल। जी, आते हैं जी, लोग ऐसे? ऐसे होता है, बहुत होता है। हुँ। इनफैक्ट हम मज़ाक भी करते हैं कि शाहरुख खान के बाल क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हाँ। तो शाहरुख खान जैसे बाल हो जाएँगे। बट नहीं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देना बहुत ज़रूरी है। हुँ। इसीलिए जो वक़्त हम बिताते हैं हमारे पेशेंट्स के साथ, हम डॉक्टर्स टाइम जो बिताते हैं उनके साथ, फिर हमारे पेशेंट काउंसलर्स जो टाइम बिताते हैं पेशेंट्स के साथ, हुँ। इन सब में यही समझने के लिए और यही समझाने के लिए कि आप ट्रांसप्लांट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके 18 साल वाले बाल नहीं वापस आने वाले हुँ। हैं, पर आपके इतने हो जाएँगे कि इल्यूज़न इतना बढ़िया हो जाएगा। आप बालों को हल्का लंबा रखें, हल्का-सा ग्रूम करके रखें, आप दिखोगे बढ़िया। बढ़िया, क्योंकि हाँ जी। बाल जब गिरने लगते हैं और ख़ास करके लड़कों में जब वो गंजापन वाला फ़ेज़ आ जाता है, तो उनकी एज तो ज़्यादा लगती ही है, जी, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम एग्ज़ैक्टली। हो जाता है और वो खुद से ही बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील हाँ करने जी, लगते हैं। जी, और जी, जब बाल लग जाते हैं, वापस आ जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है जी, और ओवरऑल उनकी चीज़ें और अपीयरेंस भी सही लगने काफ़ी लगती है। जी, तो बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट में आपने हमें ये एस्पेक्ट्स बता दिए कि काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, आप लोग क्या-क्या इवैल्यूएट करते हैं। तो आज से अगर किसी पेशेंट को आपने कह दिया कि हाँ, आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल हो, तो जी, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या-क्या प्रोसीजर होता है उनके साथ थोड़ा वो बताइए? जी।
जैसे हम पेशेंट से मिलते हैं, मैंने कहा हम एग्जामिन करते हैं, तो वो तो फर्स्ट डिग्री का एक वो हो गया ये समझने के लिए कि स्कैल्प ठीक है या नहीं, स्कैल्प में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। ठीक है। हम हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेते हैं, पेशेंट से कई सवाल पूछते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री। एग्जैक्टली, Okay. वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो वो सिर्फ बालों के लिए आया है, हम्म। पर मेडिकल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कुछ और चीज़ थी क्या उसके साथ, और कोई बीमारी कभी थी क्या, कोई दवाई खा रहे थे, जैसे आपने पूछा किसी दवाई से हेयर फॉल हो सकता है। तो ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। एक बार ये सब ठीक है, हम समझ गए कि पेशेंट इज़ कम्प्लीटली फाइन। इसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं पेशेंट को, जिससे हमको ये पता चल जाए कि ब्लड पैरामीटर्स में क्या चल रहा है। Okay. अगर वो 40 साल के ऊपर है उनकी उम्र, तो फिर हम ईसीजी भी करवाते हैं ये अच्छा। समझने के लिए कि उनके हार्ट हार्ट में का कोई function प्रॉब्लम नहीं तो नहीं है। हम्म। ये सब कुछ ठीक से देखने के बाद देन ही इज टेकन अप फॉर प्रोसीजर। और इसमें अगर कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे हुए तो हाँ, तब हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा पैरामीटर को ठीक करने के लिए। अगर किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, इफ इट इज अंडर कंट्रोल देन देयर इज नो इशू व्हाटसोएवर। किसी को अगर हार्ट इशू भी है, इट इज अंडर कंट्रोल, दवाई ले रहे हैं वो, उनको बस पता है कि बीमारी है, उसके लिए वो कुछ कर भी रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर। कोई भी तकलीफ नहीं होती इस प्रोसीजर में, बट हाँ, जानकारी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप लोग मना कर देते हैं ट्रांसप्लांट के लिए इवैल्यूएशन के बाद, तो कुछ है ऐसे? हाँ बिल्कुल। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं स्कैल्प का, कई बार हमको ऐसा कुछ दिखता है कि दो चीजें साथ होती है। जैसे एक तो मेल पैटर्न हेयर लॉस हो गया है ना, ये तो जैसे बालों का पतलापन होता है, फिर गंजापन होता है, ये एक बहुत ही सिंपल चीज और बहुत कॉमन चीज हो गई। और एक दूसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं स्कारिंग एलोपेशिया। मतलब स्कारिंग एलोपेशिया का मतलब ये है कि हमारा एक ऑटो इम्यून रिएक्शन बनता है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं उनकी रूट्स को हम खुद ही मार देते हैं। तो ऑटो इम्यून कंडीशन की तरह एग्जैक्टली जैसे ऑटो इम्यून कंडीशन बॉडी में कुछ भी दूसरा हो सकता है, सेम चीज स्कैल्प में भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, जो हेयर रूट्स मर जाते हैं और उस जगह पे स्कारिंग हो जाती है। तो उसके वजह से वो दिखने में कई बार सिमिलर लगता है मेल पैटर्न हेयर लॉस के साथ, पर अगर ऐसा कुछ है तो हम तुरंत सर्जरी नहीं कर सकते हैं। स्कारिंग एलोपेशिया को स्टेबलाइज करने की बहुत ज़रूरी है दवाइयों से। एक बार वो स्टेबल हो गया फिर ट्रांसप्लांट इज अ पॉसिबिलिटी। सो दैट इज व्हाई फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में वो पेशेंट पास हो गए कि हाँ चलो आप फिजिकली फिट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, उसके बाद का फिर प्रोसीजर क्या होता है? एक बार द पेशेंट अंडरस्टैंड्स कि हाँ अभी हम प्रोसीजर कर सकते हैं, द फर्स्ट थिंग हैपन्स, जो वो सर्जरी वाले दिन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम जो ऐसे आमने सामने बैठ के किया जाता है, वो है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, जिसमें हम पेशेंट को एक्सपेक्टेशन पूछते हैं कि आपके मुताबिक आपको हेयरलाइन कैसा चाहिए। बेस्ड ऑन दैट उनका डोनर कैसा है, उनकी उम्र क्या है, हम कुछ नेचुरल जैसा उनके फेस में जो अच्छा दिखेगा वो बना के दिखाते हैं। हम कई सारे फोटोज लेते हैं अलग अलग एंगल से, फिर पेशेंट को दिखाते हैं कि ये दिखने वाला है, ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, वी कैन शो सम सिमिलर रिजल्ट्स आल्सो। किसी और पेशेंट के जिसके बालों का कैलिबर इनसे मैच होता है, हम कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं उनको, कि ये समझाने के लिए कि ये इल्यूजन क्रिएट होगा और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर उससे कम भी एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने जैसे कहा कि डोनर एरिया का बहुत बड़ा रोल है, तो समझना हो कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कहाँ से बाल लिए जाते हैं, तो वो कौन कौन से एरियाज होंगे? सो बेस्ट डोनर तो स्कैल्प है, जो हमारे पीछे का हिस्सा है, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप का पैटर्न यहाँ पे आता है। ठीक है, उसी एरिया को यूटिलाइज किया जाता है। बियर्ड इज द सेकेंड बेस्ट, मतलब स्कैल्प अगर किसी के कम पड़ रहे हैं तो फिर बियर्ड जरूर जा सकते हैं। अदर बॉडी एरियाज लाइक चेस्ट, बैक, आर्मपिट्स, ये सारी चीजें भी होती हैं, बट उनकी सर्वाइवलिटी बहुत कम होती है। तो अगर स्कैल्प और बियर्ड बचा हुआ है देन उन जगहों पे हम नहीं जाते हैं। बट अगर किसी के पास वो भी कम है, क्योंकि उन्होंने पहले कई सारे प्रोसीजर्स करवा चुके हैं जिसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, देन फिर बॉडी हेयर में जाया जा सकता है। बट वी डू सम टेस्ट ग्राफ्टिंग पहले। अगर बाल अच्छे से ग्रो हो जाते हैं देन हम ज्यादा ग्राफ्ट कर सकते हैं उन जगहों से। तो वहाँ के बाल जैसे आप लोग क्या शेव करके निकालते हैं या फिर प्लग करके निकालते हैं? सारे बालों को निकालने से पहले हमको उसको बहुत क्लोज स्किन से शेव करना पड़ता है। फिर एक मशीन होती है जो अंदर जाती है और ग्राफ्ट को बाहर निकाल के लाती है। दर्द नहीं होता? लोकल एनेस्थीसिया में होता है। सो जिस जगह पे हमको काम करना है वो एरिया को पूरा एनेस्थीसिया किया जाता है। जहाँ से बाल निकालने हैं वहाँ पे भी एनेस्थीसिया किया जाता है, और फिर वो ग्राफ्स वहाँ से निकालते हैं और यहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है। तो इंजेक्शन लगाते हैं? हाँ जी। एक ही इंजेक्शन लगाते हैं या ज्यादा इंजेक्शन? ये ना ही पूछे तो अच्छा है, बट स्टिल आई थिंक हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए। जी। सो इंजेक्शंस करके लोग बहुत डर जाते हैं, पर ये समझना बहुत जरूरी है, हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर। इसमें दर्द ज्यादा नहीं होता है। आपको जो भी दर्द कुछ
नेगोशिएट करना है वो बस तभी है जब हम लोकल एनेस्थीसिया के पहले 1 से 2 सुई लगते हैं आपको, वो आपको चीटी काँटे भर की आपको समझ में आएगी। एक बार नम हो गया आपको ट्रांसप्लांट पर्टिकुलर का कोई दर्द नहीं होने नहीं वाला। होता। पोस्ट ट्रांसप्लांट खत्म होने के बाद भी आपको कोई दर्द नहीं होने वाला। तो जैसे डोनर एरिया में आपने कहा कि इंजेक्शंस लगा के उसको सुन्न किया जाता हाँ है, जी। तो अगर यहाँ से बाल लिए गए या बियर्ड से बाल लिए गए या फिर चेस्ट, आर्मपिट से बाल लिए गए तो उस एरिया उसी में जगह को हाँ, इसलिए अच्छा, उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया, जिस ओके, जगह पे काम करना है उसी के सराउंडिंग में एनेस्थीसिया देना दिया पड़ता है। जाता है। जी। तो ऐसे में बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं जब इंजेक्शन से घबरा जाते हैं तो क्या आप लोग वहाँ पे प्रोसीजर रोक देते हैं? सरप्राइजिंगली जो लोग जिनको काफ़ी निडल फ़ोबिया है, ब्लड बहुत सारे से लोग होते फ़ोबिया हैं है ऐसे, हाँ हाँ। जी, वो लोग भी बड़े आराम से सर्जरी करवा लेते हैं ओके, बिकॉज़ इंटरेस्टिंग। ओटी का एटमॉस्फियर ही ऐसा होता है, इट्स अ हुँ, वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फियर। बहुत सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा है बैकग्राउंड में, हम आपसे बात कर रहे हैं, थ्रू ओके। पेशेंट इज़ कंप्लीटली कॉन्शियस, वो जान रहे हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है, हुँ, अभी हुँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, इज़ कंप्लीटली बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ ईज़ी ऑन द पेशेंट आई वुड से। तो इसके बाद जैसे बाल निकाल लिए गए और फिर वहाँ पर लगा दिया जाता है, तो जी। ये कितने देर का प्रोसीजर होता है पूरा हेयर ट्रांसप्लांट का? ग्राफ्स पे डिपेंड करता है। करीबन अगर 2200 से 2500 ग्राफ्स लगते हैं किसी को, तो हुँ, करीबन ये 6 से 8 घंटे का प्रोसीजर। बीच में ब्रेक्स रहते हैं, ठीक खाने है। का ब्रेक, पानी का ब्रेक, वॉशरूम जाने का ब्रेक। हुँ, हुँ। पर अगर 6 से 8 घंटे ऑफ ओटी आवर्स में 1 दिन में करीबन ये सर्जरी खत्म हो सकती है। तो एक-एक बाल फिर प्लग करके लगाए जाते हैं वहाँ पर? जी मैम। हम जो स्पेशली करते हैं डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुँ, टेक्निक, इसमें प्री-मेड साइट्स होते हैं, हुँ, मतलब हम जहाँ पे बाल लगाएँगे वहाँ पे हम लोग शेड बनाते हैं, ग्रूव्स बनाते हैं कि बालों का एंगल, डायरेक्शन, डेप्थ सब कुछ कैसा होगा। हुँ, एक बार ये लग गए, यहाँ पे स्लिट्स लग गए, उसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन साथ ही साथ होता है डीएसटी टेक्निक में, हुँ। जिससे सर्वाइवलिटी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा जो प्रोसीजर 6-8 घंटे का रहता है, तो उस दौरान कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप लोग उस टाइम पर रोक देते हैं सर्जरी या प्रोसीजर या 6-8 घंटे में मोस्टली हो जाता है पूरा एक ही बार में, वन गो में? अगर समझिए ऐसा हुआ कि पेशेंट थक गए हैं हुँ, और वो रेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम बीच में ब्रेक ले सकते हैं आराम से और फिर दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं प्रोसीजर को। ठीक है। अगर समझिए बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है या फिर पेशेंट बोल रहे हैं कि थोड़ा नेक्स्ट डे करना चाहते हैं, तो वो भी किया जा सकता अच्छा, है। हो सकता है सो बिल्कुल कोई रश नहीं होना चाहिए कि प्रोसीजर आज ही में। खत्म करना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिसिशन बहुत ज़रूरी है, हम बहुत बारीकी का काम है, तो इसलिए हुँ। बहुत आराम-आराम से करना भी बहुत ज़रूरी है इस काम को। तो एक-एक बाल अगर उखाड़ कर के दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो ब्लीडिंग भी होती होगी? हाँ जी, बहुत माइनर ब्लीडिंग होती है, हुँ। करीबन आई वुड से 10 से 15 एमएल के बीच में, अच्छा, जो ओके, कि बहुत ना के बराबर है। ओके। तो इस दौरान क्या ऐसा भी है कि पेशेंट्स जो हैं वो अगर 6-8 घंटे की सर्जरी हो गई उनकी, तो फिर पैचेज़ लगाए जाते हैं या पूरा सर ढक दिया जाता है, जी ऐसा नहीं, कुछ? पूरा एरिया खुला रहता है। ठीक है। जब सिर्फ़ पेशेंट अगले 7 दिन तक कहीं बाहर जाएँगे जहाँ पे धूल-मिट्टी हो हुँ, सकता है, हुँ। तो वो एक ब्लू सर्जिकल कैप पहन के जाएँगे। ठीक है। बट अदर देन दैट कोई भी प्लास्टर नहीं रहता है, क्योंकि जितना खुला रहेगा हीलिंग उतना ज़्यादा अच्छे से होगा। तो अगर ये समझना हो कि हेयर ट्रांसप्लांट आज हमने करा लिया, तो वापस बाल जो है वो सेटल होने में कितना टाइम लगेगा और फिर से नॉर्मल दिखने में कितना टाइम लगेगा? पहले 7 दिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे आपको और क्या-क्या उसी होंगे? रिस्ट्रिक्शंस में जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है, हुँ, हुँ। उसमें आप छू नहीं सकते हैं। आप उसमें हाथ नहीं लगा सकते हैं जहाँ पे नए बाल लगे हैं आपके। ठीक है। डोनर एरिया बहुत जल्दी हील हो जाता है, हुँ। तो उसका कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत जल्दी आप नॉर्मल रिज़्यूम कर सकते हो हुँ, अपनी हुँ। चीज़ें। पर इस जगह को सँभाल के रखना बहुत ज़रूरी तो है। फिर सोने का कैसा होता होगा? आप बिल्कुल डोनर पे अपना सर रख के सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस जगह पे बस लगना नहीं चाहिए। अच्छा, लगना दैट्स नहीं इट। चाहिए हाँ 7 जी। दिनों तक। हाँ जी, 7 दिन के ये आपने रख लिए, हुँ, 7 दिन के बाद आपका पहला हेड वॉश हो। हुँ। एक बार हेड वॉश हो गया, जो भी छोटी-छोटी पपड़ी थी, वो वो निकल सारी आया। निकल गई। उसके बाद ऐसा लगने लगेगा कि आपने एक बहुत ही छोटे हेयर स्टाइल करा लिया ना, क्रू कट अच्छा, जिसको बोलते हैं, मिलिट्री हाँ। कट जिसको कराते हैं, वैसा लगेगा 7-10 दिन में। तो ये इट लुक्स हेड वॉश एब्सोल्यूटली खुद नॉर्मल। से करना होता है या आपके यहाँ पर आकर के कराते हैं मतलब? क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स बाहर से होते हैं, तो 7 दिन तक कोई रोक नहीं पाता है, तो हुँ, घर पे भी आराम से जाके किया जा सकता है। हमने काफ़ी सारे एजुकेशनल वीडियोज़ बना के रखे हैं, जिससे पेशेंट को हम समझा सकते हैं। प्लस हमारा एक बहुत डेडिकेटेड ई-केयर टीम भी है, हुँ, हुँ, जो पोस्ट केयर को बहुत अच्छे से देखता है। सो घर पे जाके करना इज़ ऑल्सो आसान, हुँ। बट अगर हाँ, कोई आस-पास है, जहाँ पे हमारी मेन लोकेशंस है, अगर उसके पास है, तो लोग बिल्कुल आना पसंद करते हैं एंड वी ऑल्सो वांट कि वो आएँ और वॉश करा के जाएँ। तो हेड वॉश के लिए शैम्पू क्या कुछ स्पेसिफिक टाइप के लेने होते हैं या कोई भी माइल्ड शैम्पू? कोई भी माइल्ड शैम्पू हुँ। वर्क्स।
कोई भी मैच। जो आपके हेयर को सूट करे। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर 7 दिनों के बाद पहला अगर हेड वॉश कर लिया तो कुछ बाल गिरते हैं उस टाइम पर या? बाल टूट सकते हैं क्योंकि नॉर्मली जो विधि होती है ये होती है कि जो बाल हमने पीछे से निकाल के लगाए, जड़ तो अंदर चली जाएगी, पर वो क्या करेगी, ऊपर का जो बाल है वो उसको गिरा देगी हाँ। और रूट सोने चली जाएगी। तो फिर वो नए बाल तभी हाँ, तब आएंगे। फिर वो नया बाल निकालेगी। तो पहले 1 महीने 4 महीने तक ये सब चलता रहता है। ऐसा लगता है कि भाई कहाँ गए बाल मेरे? हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। ठीक है। बट दिस इज वेरी नॉर्मल, ये उसी का एक पार्ट है। आप 4 महीने के बाद ही धीरे धीरे देखने लगो कि बाल थोड़े थोड़े आने लगे हैं। 6-8 महीने में लगेगा कि यार बढ़िया हुआ, करवा लिया मैंने ये। फुल रिजल्ट फिर भी 12-14 महीने। मतलब ओवरऑल 1 सवा साल में जो है वो तब जा करके प्रॉपर रिजल्ट्स आते हैं। तब फुल रिजल्ट्स आ जाए तो उस दौरान क्या ऐसे चेंजेस देखे जो हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है? हाँ, सबका थोड़ा वेरी कर सकता है, सबका थोड़ा अलग अलग हो सकता है, पर शेडिंग फेज जिसको हम बोलते हैं, जो पहले 1 महीने से 4 महीने के बीच में होती है, ये करीबन सबके लिए सेम होता है। बट हाँ, जो लोग डरते हैं कि मेरी तो ज़्यादा शेडिंग हो गई, मेरी तो बहुत कम शेडिंग हो गई, मेरे बाल एकदम खाली हो गए, क्या हो गया? तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी शेडिंग जितनी हो, जितनी कम हो, जितनी ज़्यादा हो, पहले हो लेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड रिजल्ट पे। सो ये बहुत वेरिएबल है हर एक पेशेंट का, तो लोग कभी-कभी डर जाते हैं वो पहले 4 महीने में। कुछ डाइट रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं कि ये नहीं खाना या बालों में क्या नहीं लगाना है, ऐसा कुछ? वैसा कुछ नहीं है। खाने के टर्म्स पे गुड प्रोटीन डाइट ऑलवेज हेल्प्स। बालों के लिए आप प्रोटीन की मात्रा सही रखें, दैट्स इट। अदर देन दैट कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम तेल लगाने मना करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए रहते हैं बालों को शैम्पू करने के लिए। शैम्पू करते हैं, अरे मेरे 2 बाल गिर गए। हाँ। तो वो डर की वजह से हम बोलते हैं कि भाई तेल ऊपर से मत लगाइए, क्योंकि गंदगी फिर ज़्यादा जमती है। ओके। दैट्स इट। बट रेगुलर शैम्पू, गुड फूड, मोर देन एनफ। कुछ लोग जो सीरम लगाते हैं या कुछ स्पेसिफिक टाइप के शैम्पू, कंडीशनर या हेयर मास्क लगा सकते हैं, तो ये लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान की तो बात कर ली हमने, पोस्ट की बात की, प्री की बात कर लेते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने कोई जा रहा है तो उसके पहले भी ऐसा होता है कि बालों को कुछ केयर देनी होती है, या ऐसा है कि शैम्पू मत करो या तेल मत लगा के जाओ, कुछ इस तरीके की चीजें? जी नहीं, प्री रिक्विजिट जिसको बोलते हैं, मतलब प्री प्रिपरेशन क्या है कोई ट्रांसप्लांट के लिए? जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। आपके लिए सिंपल रखना है कि आपने स्कैल्प को वॉश करके रखा है या नहीं, उसमें ज़्यादा गंदगी, ज़्यादा डैंड्रफ, दाने हो रखे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, आप पहले ही डॉक्टर को दिखा लें, उसके लिए शैम्पूज या जो भी ट्रीटमेंट लेना है उसको ले लें, ठीक है। उसके बाद प्लान करें। अदर देन दैट और कुछ नहीं है। तो अगर किसी को डैंड्रफ है तो वो नहीं करा सकते फिर हेयर बिल्कुल ट्रांसप्लांट? करा सकते हैं। डैंड्रफ बहुत ही आसान है उसको क्लियर करना। एक ही है चीज़, तेल नहीं लगाना है और शैम्पू अच्छे से करना है। आप ये दोनों चीज़ें करेंगे, आपका डैंड्रफ चला जाएगा। तो इट्स वेरी ईज़ी, 1 हफ्ते के अंदर ही डैंड्रफ को एकदम कंट्रोल में लाया जा सकता है। और जो लोग जैसे जिनके बालों में ज़्यादातर जो है पिंपल्स वगैरह होने लगते हैं, तो फिर वो करा सकते हैं ट्रांसप्लांट? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। सेम थिंग, स्कैल्प को क्लीन रख के एक जैसे हमारे दाने कम हो जाएँगे, हम लोग ट्रांसप्लांट बिल्कुल करा सकते हैं। ओके। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट की अलग-अलग टेक्निक्स भी होती हैं? जी। थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। बहुत पहले जो किया जाता था उसको एफयूटी बोला जाता था, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। उसमें क्या होता था, स्किन का एक स्ट्रिप काट के निकालते थे पीछे से। स्किन का? हाँ जी, स्किन का पूरा एक स्ट्रिप जिसमें ओके। हमारे जड़ें होते हैं, उसको पूरा निकाल के बाहर रखते हैं। बाकी जो एरिया है उसको फिर सूचर कर दिया जाता था। अब इस स्ट्रिप में जो बाल हैं उनको काटा जाता था, डबल, सिंगल, जिस तरीके से ग्राफ्स होते हैं उसी तरीके से काटा जाता था, पतले किया जाता था, उसके बाद इम्प्लांट किया जाता था। ठीक है। तो ये आजकल बहुत ही कम प्रैक्टिस होता है, बट ये पहला था एफयूटी जो शुरू हुआ था। ठीक है। इसमें दिक्कतें यही थी कि क्योंकि इतना बड़ा स्कार बच गया तो लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, बाद में बालों को स्टाइल नहीं कर पाते थे। फिर कुछ लोगों में जिसमें स्कैल्प बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता था, उनमें भी स्कार बहुत मोटा बन जाता था, वो भी दिक्कत होती थी। प्लस सर्वाइवलिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी ग्राफ्स की। ओके। उसके बाद आया एफयूई, फॉलिकुलर यूनिट एक्सिशन। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल बालों को, मतलब हमारे पीछे जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे बाल हैं और हमने ट्रिम करके बालों को छोटा कर दिया। अब एक एक जड़ को निकाला जाता है इंडिविजुअल और फिर उसको इम्प्लांट किया जाता है। तो ये एफयूई है। तो ज़्यादातर जगहों में जो एफयूई होता है ये होता है कि ग्राफ्स को निकाले जाते हैं। एक बार ग्राफ सारे निकल गए, फिर यहाँ पे घर बनता है, यहाँ ग्रूव्स बनते हैं, स्लिट्स जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। इस टेक्निक में ये तो बच गया, स्कार से तो लोग बच गए। सर्वाइवलिटी अभी भी कम थी, क्योंकि इतने देर बॉडी के बाहर ही ग्राफ्ट पड़ा रहा। सुबह आए ट्रांसप्लांट के लिए और फिर शाम तक बाल अंदर लग रहे हैं, तो सर्वाइवलिटी बहुत कम हो गई।
इसलिए DHT, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन, जो डॉक्टर प्रदीप सेठी और डॉक्टर अरिका बिंसल ने शुरू किया था, इसमें एकदम सिंपल फंडा है। आप ये समझिए, यहाँ पे हमको बाल लगाने हैं, हमने यहाँ पे पहले घर बना दिए, ठीक है, एक बार घर बन गए, उसके बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन अभी साथ ही साथ हो सकता है। तो आपके जो ग्राफ्स है बहुत देर तक बाहर नहीं रहे, सर्वाइवलिटी आपकी अच्छी होगी। ओके, परफेक्ट। फिर पेशेंट्स कैसे समझे कि उनके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है और वो कौन सी टेक्निक के लिए जाएं हेयर ट्रांसप्लांट अगर सोच रहे हैं वो कराने की? तो जी, तो इसके लिए भी आपके स्कैल्प को एग्जामिन करके बहुत अच्छे से एक डॉक्टर ही बता पाएंगे कि आपके लिए कौन सा टेक्निक अच्छा होगा। आपकी क्या एज है, आपके पास कितना डोनर एरिया बचा हुआ है, कितना डोनर शायद आपको फ्यूचर में लग सकता है, उन सब पे आधार करके डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि कौन सा टेक्निक आपके लिए अच्छा होगा, एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो। एक मिथ ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके बाद बाल कभी झड़ेंगे नहीं, इस बात में है सच्चाई? अगर हम बोले बाल झड़ने की, हेयर फॉल की, तो देखिए ट्रांसप्लांटेड बाल भी आपके नेचुरल बाल हैं। तो जैसे नेचुरल बाल ऊपर के गिरते थे, ग्रो होते थे, सेम थिंग ट्रांसप्लांटेड बालों में भी हो सकता है। ठीक है। पर ट्रांसप्लांटेड बाल क्योंकि DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से रिलेटिवली कम सेंसिटिव हैं, जो ये पीछे के बाल हैं, तो ये लंबा चल जाते हैं। लंबा चलने का मतलब ये है कि ये कभी भी अगर यहाँ पे लग गए तो कभी भी गायब तो नहीं हो जाएंगे, हल्का पतलापन जरूर हो सकता है इनमें, पर फिर से गंजापन यहाँ पे नहीं आ सकता। ओके, तो जैसे अगर किसी ने अपने 20s में हेयर ट्रांसप्लांट कराया है तो क्या 40s तक उनके बाल वैसे सेम रहेंगे या फिर वो? डेफिनेटली सम पतलापन हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी 70 साल के मैन को भी देखेंगे जिन्होंने, इनके बाल ये चले गए हैं, ये वाले बाल बचे हुए हैं अभी भी, पर ये बाल 30 की उम्र में थोड़े मोटे थे, 70 में थोड़े पतले हो गए। तो जो एज रिलेटेड थिनिंग होने वाला है वो हम सबके साथ होना है। अगर आप कुछ दवाइयाँ करते हो, आपका डाइट लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा डिले कर सकते हो। तो फिर हम वो एज वाला फैक्टर को कैसे समझे कि किस एज में जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, और किस एज तक एक सेट एक्सपेक्टेशन लेके चलना चाहिए कि हाँ इस उम्र तक हम हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? जी, आई थिंक ये बहुत ही कॉमन सवाल है। बहुत सारे माता पिता जो अपने बच्चों के साथ आते हैं और बच्चों को गंजापन हो चुका है करीबन, तो माँ बाप पूछते हैं कि ये बहुत छोटा है, क्या अभी कराना सही रहेगा या नहीं। तो आंसर बहुत सिंपल है। अगर एरिया खाली हो गया है तो ट्रांसप्लांट आज पॉसिबल है, बट इसके साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि आज अगर आप बहुत ही एग्रेसिव या बहुत ही नीचे हेयरलाइन आज बना रहे हैं तो फ्यूचर के लिए आपके लिए ग्राफ्स थोड़े कम पड़ रहे हैं। तो साथ में दवाई भी लेके चले, तो एक वेल राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई आया है ट्रांसप्लांट कर दो भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अगले 10 साल, अगले 20 साल तक इनके साथ क्या होने वाला है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो डॉक्टर के ऊपर जिम्मेदारी है समझना, और उसी तरीके से प्लान बताना हमको। एक बार हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो क्या दोबारा भी हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने एक जगह पे प्रोसीजर करवा लिया है और अगर आप दवाई नहीं खा रहे हैं, तो अगर उसके पीछे का एरिया वक़्त के साथ जैसे पतला होना है, वो पतला हो गया, दोबारा आप उस नई जगह पे ट्रांसप्लांट ज़रूर करवा सकते हो। तो जब तक आपके पास डोनर है, आप ट्रांसप्लांट करा सकते हो। तो ये भी है क्या कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो फिर लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? अगर आप बहुत यंग हो और आप पूरी तरीके से गंजे नहीं हो, आपका सिर्फ सामने का थोड़ा हिस्सा गया है, तो ट्रांसप्लांट आपने सिर्फ सामने किया, ये बाल तो लंबा चल जाएंगे जैसे हमने कहा, पर पीछे के बाल ताकि और पतले ना हो तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। करीबन 45 तक माना जाता है कि हेयर लॉस की स्टेबलाइजेशन आ जाती है। आजकल हम देख रहे हैं 50-55 तक भी नहीं आ रही है वैसे, बट यस, जब तक आप 40-45 के हैं तब तक आप दवाई थोड़ा बहुत ले लें, जितना मेंटेन करना चाहें उतना कर लें। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि डिपेंडिंग कि आपका रेट ऑफ प्रोग्रेशन है, मतलब गंजापन और आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उस पे बेसिस करके दवाई आइदर आप ले सकते हो या फिर बंद भी कर सकते हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर हमें समझना हो कि हमारी लाइफस्टाइल फिर हम कैसी रखें ताकि जो बाल नए लगे हैं वो और लंबे समय तक चले और फिर हमें दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट की नीड ना हो, तो कुछ 3-4 टिप्स आप हमारी ऑडियंस को देना जी, चाहेंगे? बिल्कुल। सबसे ज़रूरी फूड, डाइट पे हम प्रोटीन की मात्रा अच्छा रखें, साथ में अच्छे ग्रीन्स भी रखें, गुड फैट्स भी रखें। फिर नींद बहुत ज़रूरी है, लोग नींद के बारे में भूल जाते हैं, बट गुड 6 to 8 hours ऑफ स्लीप एंड टाइमली स्लीप अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही टाइम पे आप सो रहे हैं। तीसरा, एक्सरसाइज इज ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन हैविंग अ क्लीन स्कैल्प, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस शैम्पू करते रहना है। अगर स्कैल्प ऑयली हो रहा है, आपने बस शैम्पू कर डाला, आप इतना, ये 3-4 चीज़ें करेंगे। स्मोकिंग जितना हो सके कम कर सकते हैं, दैट ऑल्सो अगेन हेल्प्स ट्रेमेंडसली।
पोल्यूशन का सैडली वी कांट डू मच, बट यस दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर विच इज मेकिंग इट वर्स विथ टाइम. बट जो एटलीस्ट हमारे हाथों में है, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने अभी कही, ये तो बिल्कुल हमारे हाथों में, तो हमको ये तो करना चाहिए. हेयर केयर रूटीन भी कुछ स्पेसिफिक टाइप की फॉलो करनी होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? जी नहीं, बिल्कुल आपका जैसे नॉर्मल हेयर आप पहले रखते थे, आराम से शैम्पू करते थे. किस तरीके का शैम्पू चूज करें फिर? कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज करें. जो भी शैम्पू यूज करने के बाद आपके बाल ज्यादा रूखे नहीं लग रहे हैं, वो शैम्पू आपको सूट हो रहा है. कंडीशनर? कंडीशनर बिल्कुल कर सकते हैं, स्पेशली बाल महिलाओं के, जैसे हमारे बाल लंबे हैं, हमको बिल्कुल करना चाहिए. मेल्स में भी अगर बाल थोड़े लंबे हैं और रूखे हो रहे हैं तो बिल्कुल आप कंडीशनर यूज कर सकते हैं. और कोई ऐसा हेयर मास्क जो लगा सकते हैं वो? एनीथिंग, यस पॉसिबल, बिल्कुल कर सकते हो. घरेलू चीजें भी कर सकते हो. घरेलू चीजें कुछ अब डेफिनेटली अच्छी नहीं है बालों के लिए. जैसे वो भी बता दो आपकी क्या जैसे नहीं करना कि चाहिए? ऑनियन लगाना अच्छा नहीं है, नींबू लगाना अच्छा नहीं है. अच्छा, वो इरिटेट कर सकता है स्कैल्प को, तो ये सब ना करें. और क्या करें फिर? आप सिंपल शैम्पू के बाद आप बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा चाहते हो तो कभी दही लगा सकते हो, बट दैट ऑल्सो आपको शैम्पू बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्कैल्प पे रह गया, कोई भी घरेलू चूज अगर स्कैल्प पे रह गई तो फिर वो और धूल आकर्षित करेगी और उससे आपके स्कैल्प और खराब होगी. तो इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल शैम्पू करते हैं. एलोवेरा जेल इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्कैल्प. अगर आप बस सूथ करना चाहते हो स्कैल्प को, दैट इज अ गुड एडिशन. परफेक्ट है. तो हमारी ऑडियंस अगर ये जानना चाहती है कि हेयर ट्रांसप्लांट के डूज एंड डोंट्स क्या हैं, तो आपने जैसे वो तो हमें बता दिया कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है. कुछ ऐसे टिप्स जो अगर कोई सोच रहा है या एडवाइस कि हाँ हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं, तो पहले किन बातों का ध्यान रखें वो प्लीज आप बता दीजिए. और एक पैरामीटर कि हाँ क्या एक्सपेक्टेशंस लेके चलना चाहिए, बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना लें. क्या बीमारियां हैं जिसकी वजह से आप शायद एलिजिबल नहीं हो सकते हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कोई आप सोच रहे हो, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि रिसर्च करें, पढ़ें ढेर सारी चीज़ें. पबमेड में आप आर्टिकल्स ढूंढें, चीज़ों को समझे कि गंजापन क्यों हो रहा है. फिर किसी डॉक्टर से जाके मिले. डॉक्टर से मिलने के बाद आप अपने ऑप्शंस को समझे अच्छी तरीके से कि आपके लिए क्या सही रहेगा, बेस्ड ऑन आपका बाल कैसा है, आपका डोनर कैसा है, आपकी एज क्या है, आप दवाई लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, आपको कोई और बीमारी तो नहीं है. इन सब पे बेसिस करके डॉक्टर से राय ले, सारा कुछ समझे, फिर घर आके दोबारा रिसर्च करें. जितने सवाल पूछ सकते हो उतने सवाल पूछे, उसके बाद ही जाए और ये डिसीजन ले. बिकॉज वैसे बहुत ही सुपरफिशियल मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, बट इट्स स्टिल समथिंग व्हिच इज चेंजिंग अ लॉट. बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है यू टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट दिस. 3-4 ऐसे सवाल जो हर पेशेंट को अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से पूछने चाहिए, दिमाग में रखने चाहिए, क्योंकि कई बार उन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम क्या पूछें या ये वो हिचकते हैं. तो कुछ सवाल जो आप ही बोलना चाहेंगे कि हाँ ये पूछ करके आप क्लैरिटी ले लो. हाँ जी. फर्स्ट आई थिंक आप अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, ये ज़रूर पूछें कि क्या ये सही समय है मेरे लिए. ये समझना कि क्या दवाई से हो सकता है अच्छा, तो बिल्कुल दवाई करनी चाहिए. अगर नहीं तो यस, ट्रांसप्लांट इज अ गुड ऑप्शन. ठीक है. फिर आपने जैसे कहा क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं इससे. क्या मैं 18 साल वाले बाल मेरे दोबारा आ जाएंगे? नहीं. क्या मैं शाहरुख खान हो जाऊंगा? जी नहीं. तो ये सवाल भी बहुत जरूरी है समझने के लिए कि मैं कैसा दिखूंगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं इससे. तीसरा मेडिकेशंस के बारे में, क्योंकि ये दवाइयाँ लंबी लेनी पड़ती है. ऑफ कोर्स दवाइयों में कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है, फिर भी ये समझना ज़रूरी है कि कब तक मुझे ये दवाइयाँ लेनी है, किस डोसेज पे मुझे ये दवाइयाँ लेनी है, और मैं किस तरीके से इसको, ताकि मैं आगे तक मेंटेन कर सकूं, और मैं एक दूसरा ट्रांसप्लांट किस तरीके से डिले कर सकूं या अवॉइड ही कर सकूं. दिस शुड बी द गोल, दिस शुड बी द क्वेश्चंस जो हमें अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए. हेयर ट्रांसप्लांट का कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? नो, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स. कोई भी शॉर्ट टर्म या कोई भी लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट का. इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी, ठीक है, बट शुड बी डन वेल. जैसे कि हमने कुछ चीज़ें बताएं, हिस्ट्री, प्रॉपर ब्लड टेस्ट, एलर्जी टेस्ट ऑफ एनेस्थीसिया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सही पैरामीटर्स के साथ सही तरीके से करेंगे तो इस चीज़ में कोई भी गलती नहीं हो सकती. इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ मिस्टेक. ठीक है. हम बस चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को ये ज़रूर बताएं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स अगर उन्हें दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें कब अलर्ट होने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि शायद उनका ट्रांसप्लांट अच्छे से नहीं हुआ, अब उन्हें फिर से एक बार डॉक्टर के पास या क्लिनिक विजिट करने की ज़रूरत है. आई थिंक ट्रांसप्लांट के पहले 7 दिन आपको, जैसे आप बहुत ख्याल रखोगे, उसमें कोई टच नहीं होने दोगे, आप उसमें कुछ नॉर्मल पानी नहीं लगाओगे, ये सब हो गया. फिर शेडिंग फेज में, जैसे मैंने कहा, पेशेंट्स बहुत परेशान होती हैं, तो
उसको छोड़ के जैसे आपके बाल आने लगेंगे, जब तक 1 साल पूरा नहीं हो जाता है, इट इज़ बहुत डिफ़िकल्ट टू से कि भाई हाँ, इनके रिज़ल्ट अभी और आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। बिकॉज़ अच्छा। हेयर के साइकिल्स ही बहुत अलग होते हैं। हुँ, बहुत अंदरूनी है ये चीज़। तो तो 1 आपको साल 1 तक का साल वेट तो करना है। डेफ़िनेटली देना चाहिए टू सी द फुल पोटेंशियल। ऐसे कई सारे पेशेंट हैं कि स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं, मतलब 4 महीने में फुल ग्रोथ आ जाती है। वाह! कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको 8 महीने, 9 महीने तक भी काफ़ी रिज़ल्ट कम रहता है एंड देन दे हैव अ बूस्ट। हुँ, सो दैट इज़ व्हाई दैट 12-14 महीने जो है तब तक बिल्कुल स्ट्रेस ना लिए। यू हैव डन योर पार्ट, हुँ, द डॉक्टर हैज़ डन देयर हुँ। पार्ट। अभी जस्ट वेट एंड वॉच। आप बस अपना काम करते रहें, आप ज़्यादा स्ट्रेस में ना लें, खाना-पीना अच्छा रखें, दवाई लेते रहें अगर लेने हैं हुँ। आपको। दैट्स इट, अदर देन दैट जस्ट वेट। परफेक्ट है। तो आई थिंक इस सेशन में हमने हेयर ट्रांसप्लांट पर बहुत ही डिटेल बातचीत की है। आपने हर एक एस्पेक्ट को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो आई मच। होप यू एन्जॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में अभी भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हों, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के ज़रिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी स्वास्थ्य चर्चा के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।